लिया शौकत गहलोत साहब का और कौन है जीएम सोफी साहब भी यहाँ पर हैं हमारे पास और आप सब लोग बाकी अगर किसी का मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ तो आप उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो आज यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो शेख सलमान। मैं जरूर चाहूंगा शेख सलमान एक बार खड़े होकर जरा लोगों को इनका इस्तेकबाल कीजिए। ये है नई युवा सोच, कश्मीर की नई युवा सोच, और ये खुद अपने ही तकरीर में आपको बताएंगे क्यों युवा कश्मीर का जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। बड़े मेहनती है, एडवोकेट है पेशे से, बिजनेसमैन भी है, और इन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है ये भी आपको जरूर बताएंगे अपनी तरीके। मैं आपसे बात करता हूं दो चार। देखिए, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो मेरा 20-25 साल का जो कश्मीर के साथ एक रिश्ता रहा है, आप लोगों के साथ रिश्ता रहा है, उसमें जो मैंने चीजें देखी, जो आज का पहले का 5 अगस्त से 2019 के पहले का कश्मीर था और 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर है, आपके सामने ही है। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप समझ सकते हो कि किस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखाधड़ी हुई सन 1987 में, जब एक पार्टी, इसी तरह के युवा सोच के लोग अपनी एक पार्टी बनाकर जमहूरियत में अपना हक आजमाना चाहते थे, तो रातों रात उन जीते हुए को हरा दिया गया और हराए हुए को जिता दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पता नहीं इनको क्या खौफ लगा कि क्या कोई युवा आगे आ जाएगा तो कश्मीर में शायद परिवारवाद खत्म हो जाएगा। उसके चलते जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान, एक नापाक मुल्क, हमेशा इस षड्यंत्रों में रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के यहाँ पर कोई ना कोई क्षति पहुंचाई जाए, कोई ना कोई घात पहुंचाया जाए। उन लोगों को यहाँ पर दाखिल हो गई बंदूक, और उस बंदूक को दाखिल करने में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना रोल निभाया, जिसके कारण वो 30-35 साल तक का खून का सिलसिला जो है वो अब कहीं जाकर थमा है। जिन लोगों के अपने सगे संबंधी चले गए वो तो अब वापस नहीं आ सकते। मैं उनका दुख समझ सकता हूं। शायद ही कश्मीर का कोई ऐसा घर होगा जहां से कोई ना कोई लाश, कोई ना कोई जनाजा ना उठाओ। उन लोगों का दुख हम लाख कोशिश करें वो पूरा नहीं कर सकती है, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरा कर सकती हैं। लेकिन कसूरवार कौन था ये आपको जरूर होना बताना चाहिए। किसके हाथ इन गरीब कश्मीरियों के साथ खून के साथ रंगे हुए, उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये होता है कि 30-35 साल तक इन लोगों की कत्लो गारत करवाने वाले ये लोग अभी भी अपने आप को पॉलिटिकल लीडर समझते हैं और अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर अपना भाग्य आजमाने की बात करते हैं। दुख की बात यह है कि 87 और 88 के अंदर जो कत्लो गारत का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ, और यहां से जो परिवार लंदन पहुंच गया वो फिर से 96 और 97 में आकर फिर से कश्मीरियों का लीडर बन गया। अब ऐसा कौन सा इनके पास जादू की छड़ी थी कि जिन कश्मीरियों को आपने मरने, जलने और कटने के लिए छोड़ा, और 1-2 नहीं 10 साल के लिए आप फिर से आकर इन्हीं के सिर पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ऐसी क्या बात थी? कश्मीर के लोगों ने इनसे कभी हिसाब किताब नहीं लिया। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पैसा आपके कश्मीर में लग रहा है वो आपके सामने है, लेकिन उससे पहले भी तो पैसा आया, वो पैसा कहां गया? इनसे कभी पूछा? आप तो मरूम शेख साहब के टाइम से लोगों से चंदा इकट्ठे करते आ रहे थे, जब आप लोगों को कहते थे यहां पाकिस्तान बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया वो भी आपको पता होना चाहिए। और आप ही के लोगों के, आप ही के बाप दादाओं के हिस्से के पैसे जो उन्होंने अपनी जेब में डाले हैं, उसका हिसाब किताब लेना आप सबका फर्ज बनता। कहां है वो सारे का सारा पैसा? इनसे पूछना पड़ेगा। इनके 2 ऐसे नेता हैं, मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी काम को छोटा या बड़ा समझता हूं, लेकिन ठीक 20 साल पहले एक नेता दर्जी का काम करता था, दूसरा अपने कांधे पे लाद कर गोश्त बेचता था। आज उनके पास इतना पैसा है कि पूरे कश्मीर के अकाउंट इकट्ठे कर लो, उतना पैसा नहीं होगा। ये पैसा आया कहां से? कभी किसी ने पूछा? शेख साहब तो एक टीचर थे, डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, लेकिन प्रैक्टिस तो की नहीं। उमर साहब का भी इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, तो इतना पैसा आपके पास कहां से आया? जरा इनसे पूछा तो जाए एक बार। और तो और आपने छोटे बच्चों की क्रिकेट की किटें, क्रिकेट के बैट और क्रिकेट की गेंदें तक आपके मासूम बच्चों की नहीं छोड़े, लेकिन आपने इनसे हिसाब किताब नहीं लिया। हिसाब किताब आप ही लोगों को लेना है। क्या फिर से आपको गुमराह करने में ये कामयाब हो जाएंगे? ये आपको पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से बात करती है। तभी अगर आप देखें तो नीति आयोग का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा, 12 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर के पिछले 3-4 सालों के गरीबी और पसमानदगी से उठकर ऊपर आए हैं। क्योंकि अंत्योदय, आखिरी इंसान, पसमानदा इंसान तक हमारी एक सरकार की मदद पहुंच रही है। यही सबका साथ, सबका विकास होता है। इनके लिए डेमोक्रेसी, सबका साथ, अपना विकास होती है, लेकिन हमारे लिए आप लोगों का विकास है। इनसे हिसाब किताब लेना आपका बनता है।
और कश्मीर में लीडरशिप क्राइसिस क्यों है, मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आती। तभी मैं जरूर चाहता था कि युवा लोग आगे आए, जिस तरह से बीडीसी डीडीसी पंच सरपंच अभी आए हैं, जिन इलेक्शनों से इन्होंने बायकॉट किया था, क्यों इतना डर लगता था इनको पंच सरपंचों से और बीडीसी डीडी से? इनको ये डर होता था कि कोई अगर गरीब पसमानदा कोई पंच सरपंच बनेगा, कल बीडीसी डीडीसी परसों एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर उमर साहब का क्या होगा, या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनके बच्चों का क्या होगा? आज जब 3 टायर सिस्टम के चलते इतने सारे बीडीसी डीडीसी उभर कर आगे आए हैं, ये किस लिए आए हैं? क्यों आज हर एक चीज धरातल पर, क्यों ये सारे का सारा पैसा लग रहा है? और इनके आप मुख्यमंत्री देखिए, जो इंसान जमीन से उठकर आता है उसे पता होता है एक इंसान का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। जिसने फाका कशी देखी होगी, गरीबी पसमानदगी देखी होगी, वो गरीबों की बात करेगा। जो गुपकार के गलियारों में रहेगा वो आपकी क्या बात करेगा? मुझे बड़ा दुख हुआ, 2014 की बात है, अगर आपको याद होगा तो 2014 में कश्मीर में सैलाब आया था। आप सोचिए, कश्मीर में सैलाब आया, ये सारा इलाका पानी से डूबा था, और इनके उमर साहब एक हेलीकॉप्टर में ऊपर चढ़ गए और वहां से ब्रेडें फेंक रहे थे लोगों पर। अब आप देखिए, आपके सामने ये छतें हैं, इन छतों पर कहां ब्रेड पहुंचती है? इतनी इमेच्योरिटी, और आपने उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा। और अब फिर से उमर साहब ने उम्मीद लगाई है, उनको फिर से उम्मीद हो गई है कि शायद मुझे फिर से मौका मिल जाए। वो अब्राहम लिंकन ने एक बार ही कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उमर साहब, आज लोग समझ चुके हैं, आज आपकी असलियत देख चुके हैं, क्या नहीं क्या। एक है तो थोड़ा सा पर्सनल सा इंसिडेंस, लेकिन मैं शेयर करता हूं कि पिछले दिनों मुझे भी मौका मिला, मैं भी एयरपोर्ट पर था तो उमर साहब भी लॉज में थे। मुझे लगा जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के, पक्का कुछ ना कुछ संजीदा और कोई ना कोई बात जरूर इनकी ऐसी होगी। तो वो अपने टैब के ऊपर कुछ देख रहे थे, और ये सच्ची घटना, मेरे सामने की घटना है। वो टैब तो प्रॉपर मैं नहीं देख पाया, वॉशरूम से वापस आया तो देखा मैंने कुछ चंद कारों को वो देख रहे थे। उसके बाद जब जहाज में बैठे तो यहां से जम्मू की फ्लाइट 20-25 मिनट की होती है, 25 मिनट तक वो सिर्फ कारें देख रहे थे। कौन से मॉडल की कार है, ये नई कार आई है, ये कितने की कार है, ये कहां से खुलती है, ये ऊपर से खुलती है, कहां से ये है। ऐसे वीवीआईपी लोग हैं जिनको आज भी कारों के लिए और किसकी स्पीड कितनी है, ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेचारा आम इंसान या वो रेड़े वाला इंसान या पैदल चलने वाला इंसान, उसके बारे में कौन सोचेगा? और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमें हिंदू मुसलमान इसके नाम पर, आपको खासकर भारतीय जनता पार्टी से आपको ये चीज कही जाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप लोगों को हमारे से दूर किया जाता है। मुझे एक बात बताएं, केंद्र से अगर 2000 रुपया भी आता है, क्या वो सलमा बेगम के खाते में आता है और गीता देवी के खाते में नहीं आता, या गीता देवी के खाते में आता और सलमा बेगम के खाते में नहीं आता? हमने तो कभी किसी को अलग नहीं समझा, हमने तो हिंदू मुसलमानों को हमेशा अपनी दो आंखों की तरह समझा। यहां पर जितने भी फैसिलिटीज आ रही हैं, जितनी टनल्स बन रही हैं, जितनी ट्रेन बन रही है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू बैठ सकते हैं, मुसलमान नहीं बैठ सकते? कभी हिंदू मुसलमान करके हमें बांटेंगे, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी करके हमें आपस में बांटेंगे। इनकी राजनीति केवल और केवल लोगों को बांटने की राजनीति है, जोड़ने की राजनीति नहीं है। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तभी आज आपके बीच में आए हैं। और आज इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। पीडीपी वाले कहते हैं हमें रैली नहीं करने दे रहे। उनसे पूछिए कि आप में हिम्मत भी है यहां रैली करने की? आपके साथ कोई बचा भी है पीछे? आज आप बिजबेड़ा के अंदर भी एक पंच सरपंच की सीट नहीं निकाल सकते हो। कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? आप लोगों ने इनको जवाब देना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैडर आज खड़ा हो रहा है, हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, यही भारत है जिसे मोदी जी सुपर पावर बनाएंगे। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बने हैं, और जिन अंग्रेजों ने हमारे सिर पर 250 साल राज किया, आज वो हमसे पीछे जा चुके। ये है हिंदुस्तान। आप सोचिए, इस हिंदुस्तान के साथ हम लोग कहां के कहां पहुंचेंगे। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 370 का राग लापना बंद करें, अब पीओजे के लेने की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया अभिजीत जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सलमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और अपने पार्टी के लीडर से गुजारिश करना चाहता हूं कि काइंडली सलमान साहब को हम पार्टी में शमूलियत करें। सलमान साहब जोरदार से तालियां कीजिए आप। सलमान साहब के पास मैं आपको बता दूं कि सलमान साहब जो है पेशे से वकील है और खास का बिजनेसमैन भी है, लेकिन इनने भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए पकड़ा क्योंकि इनको लगा भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जो न कि यहाँ के आवाम के लिए बल्कि खासकर नौजवान तबके के लिए एक ऐसी पार्टी है जो नौजवान तबके के लिए सोचती है। तो आज इनके पास बहुत सारे ऐसे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी,
मुबारक हो सलमान साहब। मैं सलमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, काइंडली वो कुछ शब्द बोलिए। हमारे साथ यहाँ ऑर्गेनाइजर्स के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी, MOS डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी, MLC एक्स MLC श्री सुरेंद्र अंबरदार जी, प्रभारी माइनॉरिटी शेख बशीर अहमद जी, GM सोफी प्रेसिडेंट बारामूला। मैं आज यहाँ आपके बीच में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जश्न मनाने आया हूँ। मैं 70 सालों की बात नहीं करूंगा, मैं इन 4 सालों की बात करूंगा, क्योंकि मर्ज तो हम सबको पता है क्या है, लेकिन मर्ज की दवा क्या है उसकी बात करते हैं। 70 साल कश्मीर में जो मर्ज था हम सब उससे वाकिफ है। अब उसी मर्ज की दवा चल रही है तो उस पर बात करते हैं। मैं वाकई में नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर कश्मीर में अमन व अमान की नींव रखी। आर्टिकल 370 हटने के बाद सेंटर और कश्मीर के फासले कम हो गए। 1 नेशन 1 फ्लैग, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन को कश्मीरियों ने दिल जान और खुशी से अपनाया। मोदी जी की सोच यूनाइटेड, करप्शन फ्री, पीसफुल कश्मीर बनाने में हम मोदी जी के साथ हैं। आर्टिकल 370 हट जाने से मोदी जी का नया कश्मीर बनाने के कदम में हम उनके साथ हैं। नया कश्मीर पुरअमन कश्मीर है और यहाँ दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, और यहाँ जगह है तो बस तरक्की की और खुशहाली की। मोदी जी ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की जड़ खत्म करके डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बुनियाद रखी है। करप्शन, आज हम देखते हैं मोदी जी के नए कश्मीर में सरकारी मुलाजिम जो कि बड़े बड़े ओहदों पे है और करप्ट है, उनके खिलाफ भी एक प्रॉपर एक्शन और कार्रवाई की जाती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी जी के इस असूल के असरात हम कश्मीर में पनपते देख रहे हैं। बताया जाता है कि ओवरऑल अगर बात करें G20 की, ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए कि मोदी जी ने जिस बेखूबी से G20 की मेजबानी को अंजाम दिया, दुनिया भर के ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव हमारी रियासत में आए, अमन और खुशहाली का प्रोग्राम करके वापस चले गए। अमन और खुशहाली का पैगाम वापस करके चले गए। कश्मीर में G20 होने से इंटरनेशनल टूरिज्म का फुटफॉल और फ्लो काफी हद तक बढ़ जाएगा। मुबारकबाद देना चाहता हूं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनकी वजह से हमारा प्रोसेशन कश्मीर में 34 साल बाद पुरअमन तरीके से बिना किसी खल के साथ अंजाम दिया गया। और ये इस बात की गवाही देता है गवर्नर, इंतजामिया और पुलिस एक फिरके की नहीं बल्कि पूरे माशरे की है। मोदी जी का नया कश्मीर डिजिटल कश्मीर है। डिजिटलाइजेशन ने हमारी नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय स्मार्टफोन थमा दिए, जहां ऐसे प्लेटफॉर्म को फराहम किया जिससे हमारे नौजवान अपने रोजगार कमा सके, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, यूट्यूबर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता रखते हो। मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन को हर घर में, हर कोने में पहुंचाया।